Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is our 23rd video lecture. In this lecture we will continue from question number 26 of chapter 3 variation. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है और चैप्टर 3 वेरिएशन है विचरण। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। दिया है एक वृत्त शंकु का आयतन आधार की त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है जबकि उसकी ऊंचाई अचर है। ऊंचाई का अनुलोमानुपाती है जब आधार अचर है। यदि उसका आयतन 66 घन सेंटीमीटर है जब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आयतन 770 घन सेंटीमीटर है। इसके नीचे दिया है यदि आयतन 12 राइट 3.8 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 राइट 1.4 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू दी गई है उनको हमने नोट कर लिया है। दिया है कि जो शंकु का आयतन है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुलोमानुपाती है और जो उसकी ऊंचाई है वो उसके आयतन के अनुलोमानुपाती है। और यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई हैं। पहला आयतन दिया 66 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दी गई 7 सेंटीमीटर और रेडियस दी गई 3 सेंटीमीटर। और सेकेंड वैल्यू दी है वॉल्यूम 770 सेंटीमीटर क्यूब और इसमें हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। और इसके बाद R2 दी है इसमें 7 सेंटीमीटर और एक अलग से नीचे लाइन दी गई है यदि आयतन 12 राइट 3.8 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दी गई है यहाँ पर और हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये लिखा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एच। तो हम इसको एक में मिला करके लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर इंटू एच। इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और कोई कांस्टेंट मान लेते हैं m, मान लिया हमने m इंटू आर स्क्वायर एच। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 हमने इसको मान लिया। अब हम जो ये यहाँ पर हमें वैल्यू 1 प्रोवाइड की गई इनको हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर v दिया है, आयतन कितना दिया है, वॉल्यूम दिया 66, यूज करते हैं 66 इज इक्वल टू m हमने कांस्टेंट माना है m इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी गई 3 तो लिख लेंगे 3 इंटू 3 और यहाँ पर हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर तो यूज करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 66/3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया m की वैल्यू 22/3 7 जा 21 हो जाएगा। तो हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली 22/21। ये हो गई m कांस्टेंट की वैल्यू। और हमें ध्यान देना है कि जो हमने मेन इक्वेशन बनाई है ये v इक्वल टू एम आर स्क्वायर एच, तो ये हमारी मेन इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम बार बार यूज करेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, जो पहली वैल्यू दी गई यहाँ पर उससे हमने क्या m की वैल्यू कांस्टेंट m हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई उससे हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बनाई थी v इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। तो v दिया है यहाँ पर कितना 770 इज इक्वल टू m की वैल्यू है यहाँ पर 22/21 इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ पर दी गई है 7 इंटू 7, लिख लेंगे 7 इंटू 7। एच हमें फाइंड करना है तो हम उसको लिख सकते हैं एच। तो यहाँ पर एच को हम क्या यूज करेंगे, H2। इसको H2 हमने यूज कर लिया। अब हम H2 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा कितना 770 इंटू 21/22 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो इतना हो गया। अब हम इसको 11 से कट करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11। एक बार फिर से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली कितनी 3 इंटू 5। तो जो h की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, h2 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी हो जाएगी कितनी 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। अब हमें जो एक लास्ट लाइन दी गई है यानी जो थर्ड वैल्यू में प्रोवाइड की गई है उससे हम क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार हम फिर से इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख ली v इक्वल टू एम आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है 12 राइट 3/8। 12 राइट 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। ये दिया है 12 राइट 3/8, इसको हम लिख सकते हैं 12 8 जा 96, 96 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 99/8। ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में दिया है। इसको हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 4 20, 20 + 1 21/4। अब हम क्या करेंगे, मेन जो हमने इक्वेशन यूज की है, इसमें मेन इक्वेशन है, उसमें इन वैल्यू को यूज करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 99/8 और एम की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड की थी 22/21 इंटू आर स्क्वायर यानी कि R3 जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है R3 की, तो R3 यहाँ पर हम R को R3 यूज करेंगे और R3 स्क्वायर इंटू एच की S3 की वैल्यू यहाँ पर दी है 21/4। अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 99 इंटू 21 इंटू 4/8 इंटू 22 इंटू 21, क्योंकि जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे, जो डिवाइड में टर्म दिए हैं वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22। इसके बाद देखते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 21 कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9/4। 9/4 की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तब क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 राइट 1/4। तो ये क्या हो गया, R3 स्क्वायर की वैल्यू है, R3 स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की 9/4। यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R3 इक्वल टू रूट 9/4 हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो जो R3 की वैल्यू हमने फाइंड की वो हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया मेन आंसर। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन हमारी बुक में क्या है, केवल यही मेन आंसर दिया हुआ है। और एक सेकेंड कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना था, H2 की वैल्यू जो 15 सेंटीमीटर फाइंड होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया तो पॉज करके वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में अवश्य आएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक दिया है। यदि a + b डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c + 1/c और a - b डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c - 1/c, तो सिद्ध करो कि c स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर - b स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c टू पावर 4 - 1। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1986 में, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, दिया है a + b डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c + 1/c एंड a - b डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c - 1/c। तो हमें प्रूव करना है c स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर - c स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू c टू पावर 4 - 1। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल साइन यूज करके कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a + b कांस्टेंट मान लेते हैं इक्वेशन 1 में m, तो इक्वल साइन m ब्रैकेट c + 1/c। तो ये हमारी मेन इक्वेशन हो गई 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसमें भी कोई सेकेंड कांस्टेंट मानेंगे, मान लेते हैं n ब्रैकेट c - 1/c। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो हम कर लेते हैं, तो हो जाएगा a + b इंटू मल्टीप्लाई करेंगे a - b और हो जाएगा यहाँ पर m इंटू c + 1/c और हो जाएगा इंटू n ब्रैकेट c - 1/c। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर ली। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये फार्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर - b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला होता है क्या, a + b इंटू a - b। तो इसी टाइप से हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कितना, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू mn के मल्टीप्लाई करेंगे और पास पास में लिख लेंगे mn। और यहाँ पर देख पा रहे हैं c + 1/c c - 1/c। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को यूज करके क्या लिखेंगे, c स्क्वायर - 1/c स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू mn। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा c टू पावर 4 - 1/c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये c स्क्वायर दिया है इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू mn ब्रैकेट c टू पावर 4 - 1। हमें प्रूव क्या करना था, c स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर - b स्क्वायर
अब हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हो जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन यूज कर लेंगे, हो जाएगा C⁴ - 1। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड, लिख लेंगे। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, समझ में ना आया हो तो पास करके देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z तो सिद्ध करो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ने नोट कर लिया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। हमें प्रूव करना है क्या, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो हम समझते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y और यहाँ पर दिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन हो गई। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, पहली इक्वेशन में हमने m इंटू वाई, और यहाँ से y इक्वल टू सेकंड कांस्टेंट माना n इंटू जेड। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा y इक्वल टू x अपान m, और यहाँ पर y की वैल्यू दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं कि y इक्वल टू एन जेड दिया है और x अपान m। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अपान m इज इक्वल टू एन जेड। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये m अपान में दिया है इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो हो जाएगा mn इंटू जेड, और x ये हो गया कि हमारा पूरा कांस्टेंट जो हमने माना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड। जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जो दिया है, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z तो सिद्ध करो कि x प्लस माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z और रूट एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। हमें ये प्रूव करना है। बच्चों तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। हमें प्रूव करना है कि x प्लस माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। तो यहाँ पर प्लस साइन लगा है और माइनस साइन, दोनों साइन लगा है। इसका क्या मतलब है कि हमें जो प्रूव करना है कि x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z, ये प्रूव करना है, और इसमें x माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z, हमें इन दोनों चीजों को प्रूव करना है। तो हम इन दोनों चीजों को कॉमनली रूप से लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू z। इतना तो समझ में आ गया होगा। और एक दूसरी कंडीशन दी है कि रूट एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वेशन, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन प्रोवाइड की गई हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड। तो हम क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। मान लेते हैं पहली इक्वेशन में हम कांस्टेंट मानते हैं m, तो हो जाएगा x इक्वल टू m इंटू जेड, और सेकेंड इक्वेशन में हम मान लेते हैं y इक्वल टू n इंटू जेड। हमें प्रूव करना है x प्लस वाई और x माइनस वाई, क्योंकि 2 कंडीशन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं इन दोनों को, और यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू एम जेड प्लस एन जेड। इतना हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, यहां से हम क्या करेंगे, z कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा m प्लस n। इतना समझ में आ गया होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू m प्लस n इंटू जेड, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब हम इक्वल साइन हटाएंगे और ये जो कांस्टेंट दिया ये भी हट जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड। इतना हो गया। तो हमें जो प्रूव करना था x प्लस वाई, तो हमने प्रूव कर लिया, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि x माइनस वाई जो जेड के अनुलोमानुपाती है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू एम जेड माइनस एन जेड। अब हम क्या करेंगे, जेड कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा m माइनस एन। इतना हो गया। ये हो गया x माइनस वाई। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड, क्योंकि ये माइनस एन तो हो जाएगा क्या, कांस्टेंट। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा। हमें
ये दोनों इक्वेशन प्रूव करनी थी। अब हम इनको जोड़ करके लिख सकते हैं कि x प्लस माइनस वाई इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू जेड। जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया, तो हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। इतना समझ में आ गया होगा। जो हमें पहली कंडीशन दी गई थी प्रूव करने के लिए हमने प्रूव कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन पर आते हैं रूट एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने मानी थी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, x इंटू वाई इज इक्वल टू एम जेड इंटू एन जेड। तो हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं, एक्स वाई हो जाएगा ये, और जो m कांस्टेंट n कांस्टेंट है पास पास लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, और ये जेड जेड हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू एम एन जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग लिख सकते हैं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एम एन इंटू जेड स्क्वायर का जब हम रूट लिखेंगे तो हो जाएगा जेड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, रूट एक्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो हमें सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव करनी थी वो भी हमने प्रूव कर ली है। अब हम इसको लिख सकते हैं इट प्रूव्ड, लिख सकते हैं इसको इट प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो हमने पहले ही नोट कर लिया दिया है, यदि x और y अनुक्रमानुपाती हैं तो सिद्ध करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी अनुक्रमानुपाती होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, एक कोई कांस्टेंट मानते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट मानेंगे, मान लेते हैं रूट के प्लस 1 अपान के माइनस, क्योंकि इस टाइप से प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसी प्रकार का कोई ना कोई कांस्टेंट मानना होगा। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं, जिसमें हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई। उसमें हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट माना था वो माना था k प्लस 1 अपान के माइनस 1, ये माना था, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें यही कांस्टेंट मानना होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 1 अपान के माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर लिखना है हमें, के वाई स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं जो टर्म दिया है के एक्स स्क्वायर और के वाई स्क्वायर, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसी टाइप से इसको भी लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, के कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे और हो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से हम क्या करेंगे, जो ये के कांस्टेंट दिया है इसको हम क्या करेंगे, हटा करके प्रपोर्शन का साइन यूज करेंगे, और जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं इट प्रूव्ड। हमने कांस्टेंट माना है के प्लस 1 रूट में अपान के माइनस 1, तो हमने प्रूव कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना अगर हम केवल रूट ना मानते, के प्लस 1 अपान के माइनस 1 मानते, तो हम प्रूव कर पाते एक्स प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई। यही सेम क्वेश्चन नंबर 17 है लेक्चर नंबर 21 में आप देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम क्या
करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम थोड़ा याद करने की कोशिश रखेंगे। मान लेते हैं अगर एग्जाम में आ भी जाए तो हम इस कांस्टेंट को मान करके अपना टाइम सेव करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और ये हमारा लेक्चर नंबर है 23, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक कवर किए हैं। समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। इसके बाद वीडियो पसंद आया तो अवश्य लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक ओपन करके वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।